कैसे हो आप सब? इट्स मी अतिक रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल अनमैचेबल लर्निंग क्लासेस और आपका यूएल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो वेक्टर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर आपके पास वेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आपके पास बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पे आप बिना वेक्टर की चीज़ को समझ नहीं सकते हो, तो इसीलिए वेक्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया। अगर ज़रूरी है तो ऑब्वियस सी बात है, उसको हम लोग तो पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं? तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वेक्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज के लेक्चर में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। और भी बहुत सारे हमारे पास सब टॉपिक है, उसको भी हम लोग वन बाय वन सारी चीजें अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक, तो आगे स्टार्ट करते हैं। वेक्टर अपन लोग के पास पहले तो टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज का मतलब क्या होगा? हमारे पास दो क्वांटिटीज होती हैं। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर बता दिया जाए, सिर्फ उसकी वैल्यू बता दी जाए, तब हमारा काम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी एक ऐसी क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलने वाला, आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो हमारे पास इस तरीके से क्लासिफाई होता है, इस तरीके से डिवाइड हम लोग करेंगे दो चीजों में। एक जो क्वांटिटी है सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक नॉर्मल वैल्यू की जरूरत पड़ती है, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्केलर क्वांटिटी। और जो दूसरी क्वांटिटी है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वेक्टर क्वांटिटी। तो बोलोगे सर स्केलर क्वांटिटी स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज ये होगा अपन लोग के पास टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, पहला जो टाइप है हमारे पास, पहला जो है उसको बोलने वाले हैं क्या? स्केलर क्वांटिटी। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। सर ये स्केलर क्वांटिटी होती क्या? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी इट ओनली नीड्स टू डिफाइन ए मैग्नीट्यूड। सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी हमारे पास। तो हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। क्या यहाँ पे कोई डायरेक्शन की जरूरत पड़ने वाली है क्या? ना ना ना, यहाँ पे आपको कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मैं बोलूं कि हमारा मास कितना है, तो आप क्या बताओगे? 60 kg बताने वाले हो, 65 kg बताओगे, 70 kg बताने वाले? अरे यही तो बताने वाले, 70 kg, 80 kg। आप ये बताओगे क्या 80 kg ऊपर की तरफ है, 30 जो केजी है हमारे पास, 30 kg वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, और ये 40 kg राइट हैंड साइड वाला बहुत मजबूत हाथ है, तो 40 kg जो है वो राइट हैंड साइड वाला है। ऐसा तो आप बोलते नहीं। मतलब ओवरऑल आप मानते हो कि मतलब पूरा जो ओवरऑल वेट है वो 80 kg है। आप डायरेक्शन को यहाँ पे छुपाना, मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई कॉमन सेंस है नहीं। तो ऐसी चीज को हम बोलने वाले हैं क्या? स्केलर क्वांटिटी। सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ने वाली है। तो ऐसे से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या होने वाला? एग्जाम्पल होगा अपन लोगों के पास टेम्परेचर। अगर मैं बोलूं कि ये बताओ टेम्परेचर सर, तो टेम्परेचर का मतलब हो गया, अगर आप बोलोगे इस रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑब्वियस सी बात है आप डायरेक्शन तो बताओगे नहीं। तो अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हो तब वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है पढ़ने वाले हैं आगे चल के। तो ये टेम्परेचर हो गया। और इलेक्ट्रिक करंट भी एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी हम लोग एज्यूम करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट भी सर इसके पास तो डायरेक्शन होता है ना, क्योंकि एक वेक्टर को डिफाइन करने के लिए किसी भी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बोलेंगे तो एक लॉ फॉलो फॉलो करना पड़ता है। उस लॉ का नाम है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बट इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसीलिए इसको ये एक अलग सी क्वांटिटी है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? टेंसर क्वांटिटी। बट इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग शुमार करते हैं किसके अंदर? स्केलर क्वांटिटी के अंदर। एग्जांपल और भी सर एग्जांपल बता सकते हैं क्या? अरे बताएंगे बताएंगे, जरूर बताया जाएगा। एग्जांपल है हमारे लोग के पास यहाँ पे डेंसिटी। एग्जांपल है डेंसिटी। उसके बाद है यहाँ पे मास, मास वर्क, एटीसी। और ये हमारे पास ऐसी क्वांटिटी को अपन लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। सर दूसरी क्वांटिटी क्या अपन लोग के पास? जो दूसरी क्वांटिटी यहाँ पे, जो दूसरी क्वांटिटी है इसको अपन लोग बोलते हैं यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। सर ये तो अलग से एक चैप्टर है। चैप्टर तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ध्यान सुनिए। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो गया हमारे पास, एक तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा क्या होने वाला है? डायरेक्शन भी होगा।
मतलब दिस क्वांटिटी possesses बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास क्या होगा, एक तो मैग्नीट्यूड भी होगा, एक तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, अब प्लस क्या होने वाला है यहाँ पे, डायरेक्शन होगा। तो इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। सर एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या, एग्जाम्पल ये है हमारे पास, ये बताओ मैं बोला कि एक बंदा है, वो बोला हमारे पास जो फोर्स मैंने लगाया 5 न्यूटन, 5 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ये हमारे पास एक फोर्स है। लेट अस सपोज, मैं जान नहीं रहा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, अपन लोग नहीं जान रहे, तो मैं बोल रहा हूँ कि लेट अस सपोज जो फोर्स है 5 न्यूटन आप लगा रहे हो किसी बॉडी पे, तो आपका सवाल ये रहेगा सर 5 न्यूटन जो फोर्स आप लगा रहे हो, ये सर बॉडी पे आप कहीं ना कहीं किसी भी डायरेक्शन में लगाते हो, ऐसा थोड़ी अंधा लगाओगे कहीं भी। अंधा लगाने का मतलब हो गया कि हमारे पास, मान लो ये अपन लोगों के पास कोई एक ब्लॉक है, ये अपन लोगों के पास एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है अपन लोगों के पास। मैं बोला सर 5 न्यूटन का फोर्स, आप 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे भी लगा सकते हो, आप 5 न्यूटन का फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगा सकते हो, 5 न्यूटन का फोर्स निगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी लगा सकते हो, 5 न्यूटन का फोर्स आप वर्टिकली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लगा सकते हो, 5 न्यूटन का फोर्स आप किसी एक एंगल पे लगा सकते हो, है कि नहीं। 5 न्यूटन का फोर्स आप किसी एंगल पे लगा सकते हो, 5 न्यूटन फोर्स पुल करने के लिए आप लगा सकते हो यहाँ पे, है कि नहीं। कितने एंगल्स पे हमारे पास, लेट अस सपोज ये 30 डिग्री एंगल पे, तो आप बोल सकते हो कि सर ये जो फोर्स है वो तो स्केलर क्वांटिटी हो नहीं सकती, क्योंकि कॉमन सेंस बोल रहा है कि इसके पास डायरेक्शन आपको बताना जरूरी है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आए और डायरेक्शन भी डिफाइन करने के लिए बोला जाए, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। तीसरी चीज ये अपन लोगों के पास, सर एग्जांपल बता सकते हैं क्या, एग्जांपल लो ना, एग्जांपल एग्जांपल अपन लोगों के पास पहला ही जो एग्जांपल है ये है अपन लोगों के पास फोर्स, फोर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे होगा इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटू सा एंगल को मैं बोलने वाला हूँ क्या, वह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद वेलोसिटी है, वेलोसिटी, ये हो गया अपन लोगों के पास टॉर्क, ये हो गया अपन लोगों के पास एक्सेलरेशन। ऐसे ऐसे हजार वेक्टर क्वांटिटी गिना सकता हूं मैं। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलने वाले हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज समझे, एक चीज है पहली स्केलर क्वांटिटी, दूसरी है अपन लोग के पास वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया। तो आप आगे चलोगे, आगे चला जाए क्या, आगे चला जाए। देखो अपन लोग के पास दूसरा क्या है, अपन लोग के पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। दूसरा चीज अपन लोग के पास क्वांटिटी, इसको बोलते हैं क्या, दूसरी जो चीज पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब जाहिर सी बात है मैथमेटिकल अप्रोच के तरीके से पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि मतलब आप बोलोगे 5 न्यूटन फोर्स है, आप किसी भी डायरेक्शन में लगा दिए, उसको लिखने का तरीका भी तो मालूम होना चाहिए, तरीका कैसे होगा ये चीज हम लोग समझेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पहला जो होगा, बहुत ध्यान सुनना। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, हमेशा वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो के फॉर्म में। तीर देखो, तीर, तीर अपन लोगों के पास कुछ इस तरीके से होती है, तीर अपन लोगों के पास कुछ इस तरीके से होगी। एक होगा अपन लोगों के पास उसका लेंथ, एरो का कुछ लेंथ होगा, और यहाँ पे जो अपन लोगों के पास वी शेप बना रहता है वह डायरेक्शन डिनोट करेगा। तो जो लेंथ ऑफ एरो है, जो लेंथ ऑफ एरो होगा वह क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ एरो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा आपके पास मैग्नीट्यूड को। लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने वाला है। और जो यहाँ पे एरो है, जो ये हमारे पास लेंथ ऑफ एरो का मतलब ये पूरा, समझ में आ रहा है, ये पूरा। तो ये जो हमारे पास जो इसका मुंह खुला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं यहाँ पे टेल, इसकी पूंछ, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड। तो याद करना, एक हमारे पास वेक्टर को डिनोट करने के लिए इस तरीके से लिखते हैं अपन लोग, इस तरीके से एरो बनाते हैं, इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। जल्दी से बताओ किसको टेल हेड बोलोगे यहाँ पे, ये बताओ कौन सा टेल होगा कौन सा हेड होगा, ऑब्वियस सी बात है ये टेल होगा ये हेड होगा। सर ये
ये कुछ ऐसा है क्या? नहीं, इसमें ये होगा टेल और ये होगा हेड, ऐसा रहेगा तो ये होगा टेल और ये क्या होने वाला है अपन लोगों के पास? हेड होने वाला। यहाँ तक क्लियर? आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। जबरदस्त तरीके से सीख रहे हैं हम लोग, जबरदस्त तरीके से सीख रहे हैं यहाँ पे। तो जो लेंथ ऑफ एरो होगा वह मैग्नीट्यूड को बताता है, जो एरो होगा वह क्या बताएगा अपन लोगों के पास? डायरेक्शन को। मतलब ये जो चीज है वह रिप्रेजेंट करेगा अपन लोगों के पास क्वांटिटी के डायरेक्शन को, और ये जो लेंथ होगा वह रिप्रेजेंट करने वाला है क्या? मैग्नीट्यूड को। ये जो लेंथ होगा वह रिप्रेजेंट करेगा अपन लोगों के पास मैग्नीट्यूड को। बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। मान लो हमारे पास एक और, मान लो मैं बोला कि एक वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर है, तो वेक्टर है तो इसके पास दो चीज होगा। याद करना, किसी भी चीज को वेक्टर लिखना है, किसी भी चीज को वेक्टर लिखना है तो ऊपर क्या करोगे? एक एरो लगाओगे इस फॉर्म में। इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं? एरो लगाने वाले। तो हमारे पास कोई भी वेक्टर है तो उसके पास दो चीज होगा। पहला होगा हमेशा अपने आप से दो सवाल पूछना कि सर अगर ये वेक्टर है तो इसके पास दो क्वांटिटी, दो चीज होगी। एक तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और दूसरा क्या होने वाला अपन लोगों के पास? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कर दोगे तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिल जाने वाली है। सर ये मैग्नीट्यूड को हमेशा ऐसे ही लिखेंगे क्या? नहीं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने वाले हैं। याद करना, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका है, अगर मैं बोलूं इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं यहाँ पे, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसको बोलते हैं क्या? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बोलो, या सिंपली क्या बोलने वाले हैं? ए बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे? या तो आप मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बोलो या सिंपल ए बोलो। समझ में आ रहा? मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका। सर डायरेक्शन लिखने के लिए, डायरेक्शन अगर आप लिखते हो तो डायरेक्शन को लिखने के लिए हम लोग ऊपर ए के ऊपर कैप लगा देते हैं। क्या? कैप। कैप के बारे में कहानी सुनेंगे हम लोग, बस आज से जान लो, अभी से जान लो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो उस वेक्टर पे उसका जो नेम होगा उसके ऊपर कैप लगा देना। ये होगा अपन लोगों के पास ए कैप। चंगू कैप, चंगी कैप, मंगू कैप, मंगी कैप। समझ में आ रहा? तो ए कैप लगा देना। तो ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू क्या होगा यहाँ पे? ए कैप। इस फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो मैं बोलूंगा कि ये आप वेक्टर को डिफाइन कर चुके हो, आप इस वेक्टर को डिफाइन कर चुके हो, आप इस तरीके से लिखने वाले हो। यहां तक क्लियर हुआ? आई थिंक यहां तक आपके पास क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद सर ये दो पॉइंट हुआ, ये तो दो पॉइंट हुआ, सर तीसरा पॉइंट बता सकते हैं क्या? अरे रुको, सबर रखो, सबर, सब पढ़ाया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है अपन लोगों के पास, बहुत ध्यान से समझिए। मान लो एक मैं बोलूं कि सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं बोला एक फोर्स है अपन लोगों के पास, लेट अस सपोज ये 5 न्यूटन फोर्स है, 5 न्यूटन फोर्स ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक 5 न्यूटन फोर्स है, इसको रिप्रेजेंट करना है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सर 5 न्यूटन तो स्केल में होता नहीं है। अगर 5 न्यूटन स्केल में है नहीं तो ये बताओ सर कैसे यहाँ पे लिखेंगे? ये सर बिल्कुल बना रहा है, नहीं है, समझो आप। हम लोग क्या करेंगे? एक चीज एज्यूम करने वाले हैं। अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पे? एज्यूम करेंगे। एज्यूम क्या करोगे? 1 न्यूटन, लेट अस सपोज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑफ स्केल। स्केल के 1 सेंटीमीटर को मैं 1 न्यूटन मान लूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 5 न्यूटन होगा तो मैं क्या बोलने वाला हूँ? दिस 5 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। है कि नहीं? यहां तक क्लियर हुआ? इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो आप बोलोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ये अपन लोगों के पास दिस इज नोन बाय द नेम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या होगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 5 न्यूटन फोर्स है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करने वाले? आप क्या करोगे? 5 सेंटीमीटर लाइन खींचोगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन कहाँ पे? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और ये हमारे पास एरो बताएगा कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। बस लाइन खींच के बस छोड़ देना। लाइन के बाद एरो भी लगाना जरूरी है, एरो बताएगा कौन से डायरेक्शन में। ये हुआ अपन लोगों के पास ए वाला। अगर बोलूं सर दूसरा एक सवाल और कर दीजिए, मैं बोला 5 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन ऑन 5 न्यूटन एट 5 न्यूटन, और मैं बोलूंगा 5 न्यूटन 60 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 5 न्यूटन किसके बराबर होगा? 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ये होगा यहाँ पे, और ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। है क्या?
तो आप इस तरीके से कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, है कि नहीं। मैं बोला अपन लोग के पास सी है, मैं बोला यहाँ पे लेट अस सपोज 10 न्यूटन ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस पे 10 न्यूटन है, कैसे बताओगे। नेगेटिव वाई एक्सिस पे है तो ये होगा अपन लोग के पास, ये नीचे आएगा नीचे की तरफ। अब देखो इसका एरो का लेंथ बड़ा हो गया, एरो का लेंथ बड़ा हो गया, इसका मतलब ये पहले 5 सेंटीमीटर था, अब ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया, बिकॉज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन 10 न्यूटन विल बिकम 10 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हुआ, मस्त। आई थिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आप कर लोगे। अब बोलोगे सर किसी भी वेक्टर को कैसे लिखोगे, मान लो अपन लोग के पास, बहुत ध्यान से समझना, मान लो फोर्स है, तो फोर्स है तो इसको एफ वेक्टर लिखोगे, चल भाई इधर, फोर्स है तो एफ वेक्टर लिखोगे, वेलोसिटी है तो वी वेक्टर लिखोगे, एक्सेलरेशन है तो ए वेक्टर लिखोगे, अगर मान लो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है तो पी वेक्टर लिखोगे, एंगुलर मोमेंटम है तो आप एल वेक्टर लिखोगे, अगर अपन लोग के पास यहाँ पे मान लो टॉर्क है तो टॉर्क टी वेक्टर लिखने वाले। इस तरीके से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है सर इसका डायरेक्शन वगैरह कैसे एफ वेक्टर को लिखने वाले, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, आपको वन बाय वन सारे पॉइंट क्लियर बताए जाएंगे यहाँ पे, बहुत ध्यान सुनना। अगर हमारे पास एफ वेक्टर है तो आप क्या करोगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू होगा मॉड्यूलस ऑफ एफ वेक्टर, ये क्या बताएगा इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन को क्या, डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे एफ कैप। ये बताओ अगर वी वेक्टर है वेलोसिटी को लिखना है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप बता करो, और इनटू क्या करोगे वी कैप, वी कैप क्या बताता है वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताएगा। मान लो ए वेक्टर है, ए वेक्टर को आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू क्या होगा, इनटू ए कैप लिखने वालों। अगर बी वेक्टर है तो आप क्या करोगे यहाँ पे बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इनटू क्या होगा यहाँ पे बी कैप। मतलब इस तरीके से आप वेक्टर को लिख सकते हो। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के मल्टीप्लाई करके, समझ में आ रहा। जिस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स का मान लो डायरेक्शन है तो उसके तरफ हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं जो स्पेसिफाई करता है डायरेक्शन, समझ में आ रहा। वह उसको हम लोग क्या बोलते हैं कैप बोलते हैं। उसको यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले हैं, मतलब वेक्टर भी अलग अलग टाइप का होगा। पहला होगा इक्वल वेक्टर, दूसरा क्या होने वाला है अनइक्वल वेक्टर, इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, इसको बोलते हैं कोलिनियर, इसको बोलते हैं कोप्लेनर। कॉन्करेंट वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर हो गया, एक्सियल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर हैं। वन बाय वन सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करेंगे, वन बाय वन सारे वेक्टर यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चल 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 भाई स्टार्ट। टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहला जो वेक्टर है हमारे पास, पहला जो वेक्टर है इसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या इक्वल वेक्टर। पहला जो वेक्टर होगा इसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। सर इक्वल वेक्टर होता क्या, इक्वल वेक्टर ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। अगर मान लो एक बंदा 5 न्यूटन, एक बंदा मान लो 5 मीटर चला, कौन से डायरेक्शन में, मान लो ईस्ट डायरेक्शन में, और दूसरा बंदा भी 5 मीटर इस डायरेक्शन में चला, तो दोनों, मैं बोलूंगा दोनों वेक्टर क्या होने वाला है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं इक्वल वेक्टर। सर इसको किस फॉर्म में लिखने वाले हैं ये बताइए आप पहले, इसको हम लोग बहुत ध्यान सुनना। ये हमारे पास एक तो इक्वल वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल वेक्टर है, देखो इसका मैंने इसका लेंथ देखो, दोनों का लेंथ बराबर है और एरो का डायरेक्शन भी सेम है, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं इक्वल वेक्टर है। मान लो ये हमारे पास ए है और ये अपन लोग के पास बी है, दोनों वेक्टर क्या है यहाँ पे इक्वल है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर किसके बराबर होगा बी वेक्टर के। ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं इक्वल वेक्टर बोलने वाले। सर दूसरी चीज बताइए, दूसरा क्या होगा यहाँ पे, दूसरा जो होगा इसको बोलते हैं यहाँ पे अनइक्वल वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे अनइक्वल वेक्टर बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर का मतलब क्या होगा, अनइक्वल वेक्टर का मतलब ये हो गया कि आपके पास तीन चीजें, देखो किस तरीके से हमारे पास वेक्टर इक्वल नहीं हो सकता। या तो मान लो डायरेक्शन तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड अलग अलग, देखो मैग्नीट्यूड अलग अलग है कि, एरो का लेंथ देखो, एरो का लेंथ देखो, ये लेंथ इतना है, ये लेंथ इतना है, तो मतलब ये मैग्नीट्यूड तो बराबर है, डायरेक्शन सेम है। एक तो इस तरीके से हो सकता है कि मैग्नीट्यूड इसका लेंथ जितना ये है और इसका लेंथ हमारे पास मान लो कुछ ऐसा है, देखो लेंथ सेम है मगर डायरेक्शन क्या होगा अपन लोगों के पास अलग अलग है। मैं बोला इसका लेंथ हमारे पास
इसका लेंथ यहाँ पे लेट अस सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज नॉट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मगर डायरेक्शन क्या होगा अपन लोगों के पास सेम है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा सेम होने वाला है। यहां तक क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो लेंथ दोनों का बराबर है, लेट अस सपोज लेंथ दोनों का बराबर है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के बराबर होगा। डायरेक्शन क्या होगा अपन लोगों के पास, डायरेक्शन इज नॉट सेम, डायरेक्शन क्या होगा अपन लोगों के पास सेम नहीं है। तीसरी चीज क्या हो सकती है, ये भी हो सकता है अपन लोगों के पास, मान लो एक ऐसा वेक्टर है और एक ऐसा वेक्टर है, न तो मैग्नीट्यूड सेम है न तो डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब हमारे पास न तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है न तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है न तो इसका डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन भी सेम नहीं है। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं अनइक्वल वेक्टर। इसको क्या बोलने वाले हैं, अनइक्वल वेक्टर होगा। तो अनइक्वल वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर इज नॉट इज इक्वल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है। यहाँ तक मस्त क्लियर है, हो रहा है कि नहीं सारी चीज, वन बाय वन सारे बेसिक चीजें तो मैं बता रहा हूँ, अभी आगे चल के और मजा आने वाला है। तीसरा जो होगा इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे पैरेलल वेक्टर। देखो हर एक वेक्टर काम में आएगा, हर एक वेक्टर काम में आ सकता है, हो सकता है एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, हो सकता है सिर्फ लिख दे कि ये दोनों इक्वल वेक्टर है, आप समझ जाना इक्वल वेक्टर है तो दोनों का डायरेक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, उसमें कोई अननोन दे दिया, अननोन देकर तुम्हारे पास उसकी वैल्यू पूछा जा सकता है। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, पैरेलल वेक्टर का मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से समझिए, पैरेलल वेक्टर का मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का या तो हो सकता है, देखो दोनों वेक्टर है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वह क्या होना चाहिए अपन लोगों के पास 0 डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 डिग्री होगा। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, मतलब दोनों आपस में लगे एक साथ चलना है, एक साथ चलना है, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। देखो क्या इक्वल वेक्टर को पैरेलल वेक्टर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इक्वल, क्या सारे के सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होते हैं क्या, ना 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 ना, ऐसा मत बोलना, सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, हाँ हो सकते हैं, समझ में आ रही। और चौथा होगा अपन लोग के पास, चौथा जो होने वाला है इसको बोलते हैं यहाँ पे एंटी पैरेलल वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर को क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर अपन लोग के पास, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब हो गया एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर अपन लोग के पास इसके अपोजिट है। मान लो पहले ए था और ये बी है हमारे पास, और ये मान लो ये बी है और ये अपन लोग के पास ई है, ये बी है ए है, क्या ये दोनों वेक्टर याद करना, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा अपन लोग के पास 180 डिग्री होने वाला है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, मतलब दोनों तो पैरेलल हैं मगर दोनों का डायरेक्शन अलग है, एक पॉजिटिव एक्स में है तो दूसरा निगेटिव एक्स में है, एक पॉजिटिव वाई में है तो दूसरा निगेटिव वाई में होने वाला है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चौथा चलते हैं यहाँ पे पचवा इंपॉर्टेंट वन, पचवा यहाँ पे इंपॉर्टेंट वन, इसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। बहुत ध्यान से सुनना, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर पहले इसकी कहानी समझो। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब हो गया मींस वेक्टर्स lying on the same plane, lying on the same plane, on the same plane is known by the name कोप्लेनर वेक्टर। हम लोग क्या बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर होगा। याद करना टू वेक्टर्स are always कोप्लेनर। दो वेक्टर हमेशा क्या होगा अपन लोगों के पास कोप्लेनर होने वाले। अब सर ये कोप्लेनर सेम प्लेन वगैरह क्या होता है, बहुत ध्यान सुनना, प्लेन वगैरह क्या होता है, अपन लोग के पास मान लो ये अपन लोग के पास एक A4 शीट साइज के पेपर है, इसका मतलब यहाँ पे अपन लोग के पास ये जो पेपर है इसका सिर्फ दो डायमेंशंस है, एक डायमेंशंस तो ये है हमारे पास और एक डायमेंशंस ये है। बोलोगे सर ये वाला ये वाला, अरे भाई दोनों पैरेलल है ना, समझो ना, ये एक डायमेंशन हो गया एक ये हो गया। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये अपन लोग के पास वाई एक्सिस है, मान लो ऐसे आप ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है,
जो तीसरी जो एक्सिस है हमारे पास जेड एक्सिस, और मैं बोलूंगा तीसरा जो डायमेंशन है वो नेग्लिजिबल है कि नहीं, इसकी थिकनेस देखो, इसकी थिकनेस देखो, वो नेग्लिजिबल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक प्लेन बोलने वाले। अब ये प्लेन कैसा होगा, मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। जेड एक्सिस यहाँ तो दिख नहीं रही है, जेड एक्सिस अगर दिखाना होगा तो मान लो ये हमारे पास एक ऐसे लो, इसको हम लोग इसको मान लो ये अपन लोग के पास एक एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। तो ये हमारे पास जेड एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, ये कौन सा था, वाई एक्सिस है। ये वाला कौन सा प्लेन हो गया, ये है जेड, और ये अपन लोग के पास वाई, तो कौन सा प्लेन हो गया, जेड वाई प्लेन हो गया। ये अपन लोग के पास एक्स एक्सिस है और ये अपन लोग के पास जेड एक्सिस है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन। कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन। मतलब हमारे पास अगर वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, अगर वेक्टर्स जो है, मान लो अपन लोग के पास ये है एक प्लेन, मान लो ये एक प्लेन है हमारे पास, ये प्लेन है और ये वेक्टर हमारे पास कुछ ऐसे लाई कर रहा है, तो मैं बोलूंगा ये दोनों कौन से प्लेन में, ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये अपन लोग के पास यहाँ पे बी वेक्टर है, दोनों के बीच का मान लो कुछ एंगल थीटा है। तो ये वेक्टर को हम लोग क्या बोलने वाले, ये वेक्टर एक प्लेन में है, तो दोनों वेक्टर को क्या बोलने वाले, कोप्लेनर वेक्टर बोलने वाले। मान लो ये अपन लोग के पास एक्स एक्सिस है और ये अपन लोग के पास, बहुत ध्यान सुनना, ये है एक्स एक्सिस और ये अपन लोग के पास वाई एक्सिस, और ये क्या होने वाला है, जेड एक्सिस। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये हो गया, ये हो गया अपन लोग के पास, और ये हो गया अपन लोग के पास। देखो इस प्लेन को बोलने वाले हैं क्या, एक्स वाई प्लेन होगा, इस प्लेन को क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। देखो सिर्फ एक्स है, वाई या जेड नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब अगर इस ये वाले प्लेन में अगर मान लो तीन चार वेक्टर है अपन लोग के पास, ये हमारे पास पांच वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर है और एक डी वेक्टर है, इसको हम लोग क्या बोलने वाले, ये चारों क्या होगा, को प्लेनर वेक्टर होगा। मान लो एक वेक्टर ऐसा है हमारे पास, ई वेक्टर ऐसा है और एक डी वेक्टर अपन लोग के पास ऐसा है। क्या ई वेक्टर और ए वेक्टर क्या कोप्लेनर है क्या, ना। ये कौन से प्लेन में है, ई वेक्टर, ई वेक्टर जो है हमारे पास कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में है। कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है। ये बताओ अगर मान लो एक और वेक्टर हमारे पास ई है और हमारे पास ये एफ वेक्टर है, ये बताओ ये कौन से प्लेन में है, ये अपन लोग के पास है वाई जेड प्लेन में, ये अपन लोग के पास वाई जेड प्लेन में। बहुत ध्यान सुनना, मैं पूछ रहा हूँ बताना, मैं पूछ रहा हूँ बताना यहाँ पे। ये बता ए वेक्टर और बी वेक्टर कोप्लेनर है क्या, कोप्लेनर है। ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर कोप्लेनर है क्या, कोप्लेनर है। ए वेक्टर ई वेक्टर डी वेक्टर कोप्लेनर है क्या, ना ना ना, कोप्लेनर नहीं है। क्या ई वेक्टर डी वेक्टर कोप्लेनर है, हाँ। कौन से प्लेन में है, एक्जेक्ट प्लेन में। ये बता एफ वेक्टर और ई वेक्टर कोप्लेनर है क्या, नहीं। एफ वेक्टर और ई वेक्टर कोप्लेनर है क्या, नहीं। ये कौन से प्लेन में, ये वाईजेड प्लेन में, और ये कौन से प्लेन में, एक्सजेड प्लेन में। यहां तक क्लियर हुआ, मस्त। कोप्लेनर कहानी समझ में आई। इसका मतलब बोल सकता हूं क्या, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ये कौन सा है हमारे पास, कोप्लेनर है, कोप्लेनर है अपन लोगों के पास। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। मैं बोला ए वेक्टर एंड ई वेक्टर क्या कोप्लेनर है क्या, नहीं सर ये कोप्लेनर नहीं है। एक प्लेन में दोनों वेक्टर लाइन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोप्लेनर नहीं। अब समझ में आ जाएगा, क्लियर। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है एक कॉन्करेंट वेक्टर, आता है अपन लोग के पास क्या, सिक्स जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉन्करेंट वेक्टर बोलेंगे। ये है अपन लोग के पास कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, मीन्स ऐसे वेक्टर जिसका पॉइंट ऑफ, ऐसे वेक्टर मान लो हमारे पास तीन वेक्टर है, एक वेक्टर है, दो वेक्टर है, तीन वेक्टर है। मतलब वेक्टर्स अगर एक गिवन पॉइंट से पास करता है तो ऐसे वेक्टर को अपन लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉन्करेंट वेक्टर बोलते हैं। देखो एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉन्करेंट वेक्टर बोलते हैं। मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल, मान लो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और ये हमारे पास दो रस्सी से ऐसे बंधा हुआ है। मान लो बहुत हैवी ब्लॉक है, एक रस्सी इसको ऐसे लटका गया, एक रस्सी ऐसे। ये बताओ हमारे पास एक टेंशन फोर्स ऐसा लगेगा T1 और एक टेंशन फोर्स ऐसा लगेगा T2 और एक mg फोर्स लगेगा। क्या ये mg, T1 और T2 क्या कॉन्करेंट फोर्सेस है क्या, हाँ। ये तीनों क्या होने वाला अपन लोग के पास, कॉन्करेंट फोर्सेस होने वाले। यहां तक क्लियर हुआ। तो कॉन्करेंट फोर्सेस वेक्टर का मतलब क्या हुआ, मींस ऐसे वेक्टर जो एक कॉमन पॉइंट से पास हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर है। लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना,
लिखवाने वगैरह की तो जरूरत है नहीं। तो इसका मतलब इसके हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉन्करेंट वेक्टर बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपन लोग के पास, उसको बोलते हैं क्या, एक्सियल वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्सियल वेक्टर। सर ये एक्सियल वेक्टर का नाम क्यों है? एक्सियल का मतलब सर ये मुझे समझ में आ रहा है, एक्सियल का मतलब हो गया ये वेक्टर जो होगा एक्सिस के अलोंग होगा, इतना तो ये सब मालूम है। एक्सियल मींस एक्सिस के अलोंग होगा, मतलब दिस वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस, एक्सिस ऑफ समथिंग। कैसे? इसका मतलब ये एक्सियल वेक्टर यूज किया जाता है, इट इज यूज टू डिफाइन rotational effect, to define rotational effect, rotational effect in rotational motion। अगर कोई चीज रोटेट कर रही होगी, रोटेशनल मोशन, बहुत ध्यान सुनिए, रोटेशनल मोशन याद करना ये चीज। ये जो है एक्सियल वेक्टर जो आता है वह डिफाइन करने के लिए आता है रोटेशनल इफेक्ट को, मतलब कहीं रोटेशन हो रहा है, जैसे पंखा चल रहा है, पंखा रोटेशनल मोशन कर रहा है। मान लो हमारे पास कोई लेके अगर चीज को घुमा रहा है, वह भी क्या होने वाला है, एक रोटेशन कर रहा है अपन लोग के पास। तो उसमें जो वेक्टर हम लोग, अब बोलोगे सर ये एक्सियल वेक्टर होता कहां पे आता है ये? इसका मतलब इट इज ऑलवेज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जहां पे रोटेशन हो रहा होगा उसके एक्सिस जो होगा उसके अलोंग होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारे पास, ये अपन लोग के पास सपोज करो ये यहाँ पे कोई ये रोटेशन हो रहा है। मान लो ये हमारे पास एक बंदा है, ऐसे मूव कर रहा है इस तरीके से। ये मतलब कौन से एक्सिस के अलोंग ये मूव कर रहा है? जाहिर सी बात है इसका सेंटर यहाँ पे है, ये सेंटर के अबाउट मूव कर रहा है। पंखा को एज्यूम करो, जब पंखा ऊपर चल रहा होगा तो पंखा भी एक एक्सिस के अलोंग ही तो मूव कर रहा है, मतलब सारे के सारे पंखे के जो पार्टिकल्स हैं, फैन के जो पार्टिकल्स है, वह एक एक्सिस के अलोंग ही तो मूव कर रहा है ना, एक्सिस के अलोंग ही तो मूव कर रहा है। जैसे मान लो ये अपन लोग के पास, ये अपन लोग के पास फैन है, ये अपन लोग के पास एक फैन है। जब ये फैन रोटेट करेगा अपन लोग के पास, जब ये फैन रोटेट करेगा, ये बताओ ये पूरे के पूरे पार्टिकल जब ये यहाँ से यहाँ पे आएंगे, यहाँ से यहाँ पे आएंगे, तो जाहिर सी बात है ये एक एक्सिस के अलोंग ही तो रोटेट कर रहा है, एक एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है। तो सर इसका डायरेक्शन कैसे दिया है? इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाई, बहुत ध्यान से समझना, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाई राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं इसको? राइट हैंड थंब रूल से इसको डिनोट करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से इसको अपन लोग क्या करते हैं यहाँ पे डिनोट करते हैं। या अपन लोग बोलते हैं क्या, एक और है राइट हैंड स्क्रू रूल। मतलब ये होगा अपन लोग के पास राइट हैंड, और ये क्या होगा, स्क्रू रूल। कैसे सर बता सकते हैं क्या? लो यहाँ पे देखो, राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करोगे। मान लो ये हमारे पास एक प्लेन है, ये अपन लोग के पास एक प्लेन है। मान लो मुझे क्या करना है, मुझे इसका डायरेक्शन पता करना। मान लो ये हमारे पास एक तुम्हारे पास पार्टिकल है, ये यहाँ पे, ये हमारे पास मान लो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और ये अपन लोग के पास बी वेक्टर है, और ये ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जा रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। ये हमारे पास इस प्लेन में है, और ये जो है अपन लोग के पास, ये जो है ये पेंसिल कुछ इस तरीके से जा रही है, बहुत ध्यान सुनना। ये अपन लोग के पास ये है इसका सेंटर, ये कुछ एंगल इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये कुछ एंगल इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कर रहा है तो क्या करना, राइट हैंड थंब रूल से जहां से तुम रोटेट कर रहे हो, ए वेक्टर से इधर से यहां गए, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ थंब को, ये हमारे पास जो फिंगर है उसको कर्ल करो। कर्ल करने पे जो थंब का जो डायरेक्शन आएगा वही होने वाला है एक्सियल वेक्टर, वही होने वाला है क्या, एक्सियल वेक्टर। क्या करने वालों, जैसे ए से बी जाएंगे, ए से बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए से बी अगर जा रहे हो तो ए से बी जाओ, जो थंब है वो क्या बताएगा, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन। समझ आ रही है चीज? मान लो यहां से गए यहां तक, तो यहां से यहां तक मतलब ए से बी जा रहा हूं, तो ये अंदर की तरफ आ रहा है। समझ आ रहा है? तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। तो इसका मतलब हम लोग राइट हैंड थंब रूल का मतलब हो गया, राइट हैंड थंब रूल का मतलब ये हो गया, मीन्स कर्ल द फिंगर, कर्ल द फिंगर, फिंगर फ्रॉम
A vector to B vector, then thumb pointed gives the direction of axial vector. क्या करेगा वो? एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन बता देगा। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक मस्त क्लियर हुआ? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। ए से बी जाओगे, देखो ए से बी ये बाहर की तरफ है, तो याद करना ये एक प्लेन है, ये पूरा डिजिटल बोर्ड एक प्लेन है। ए से बी जा रहे हो, ए से बी जाओगे, तो ए से बी जाओगे, थंब किधर है हमारे पास? आउटवर्ड टू द प्लेन है, आउटवर्ड टू द प्लेन है हमारे पास। तो इसका मतलब एक्सियल वेक्टर क्या होगा? आउटवर्ड टू द प्लेन। बी से ए आओगे, बी से ए आ रहे हो, तो ये हमारे पास क्या होगा? इनवर्ट टू द प्लेन होगा। ये क्या होगा अपन लोगों के पास? इनवर्ट टू द प्लेन होगा। अब सर ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है हमारे पास? राइट हैंड स्क्रू रूल हो गया। क्या करना? यहां पे रखना ये चीज। अब देखो ए से बी की तरफ जाना है, हमारे पास क्या करने वाला? जैसे होता है ना, स्क्रू को घुमाते हो इस तरीके से, स्क्रू को घुमाते हो, तो स्क्रू को हम लोग क्या करने वाले? घुमाने वाले हैं। जैसे मान लो ए से बी की तरफ चलोगे, ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो ए से बी अगर जाओगे, तो ये बताइए तुम्हारे पास जो स्क्रू है बाहर की तरफ जाएगा या अंदर की तरफ जाएगा? अगर मान लो ए वेक्टर से बी वेक्टर जा रहे हो, तो क्या करोगे? ए से बी, अगर ए से बी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बी की तरफ थोड़ी पहुंचोगे। ए से बी अगर पहुंच रहा है तो ए से बी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाओ। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाओगे तो ये बताइए जो स्क्रू है वो बाहर की तरफ आएगा, ये बाहर की तरफ आएगा, तो बाहर की तरफ क्या होगा? आउटवर्ड टू द प्लेन आने वाला। अगर मान लो बी से ए आना है, अगर बी से ए आना है तो बी से ए आओगे, अगर बी से ए आ रहा है, तो ये बताओ ये स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है बाहर की तरफ जा रहा है? ये अंदर की तरफ जा रहा है, इनवर्ट टू द प्लेन हुआ। ऐसे भी देखो ना, इससे ए से बी जाओगे बाहर, स्क्रू को ऐसे रखो, ए से बी की तरफ घुमाओ, ये हमारे पास क्या होगा? स्क्रू बाहर की तरफ निकलेगा, तो ये क्या होगा? आउटवर्ड टू द प्लेन। देखो ना, बी से ए जाओ, बी से अगर ए जाओगे तो ये इनवर्ट टू द प्लेन होगा, इनवर्ट टू द प्लेन है, तो इसका मतलब स्क्रू को भी देखो, बी से ये इनवर्ट टू द प्लेन जा रहा है। समझ आ रहा है? तो दोनों रूल सेम है, बट अपन लोग क्या यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल यूज करने वाले। तो ये रहा अपन लोग के पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। अगले जो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर किस तरीके से होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैसे देखेंगे, और यूनिट वेक्टर क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।